नमस्कार, मैं हूं मनोज वर्मा और आप देख रहे हैं हमारा विशेष कार्यक्रम अटेंशन। बीजेपी के राष्ट्रीय पदाधिकारियों की बैठक भले ही राजस्थान के जयपुर में हुई हो, लेकिन वहां से राजस्थान के साथ ही मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव जीतने का एजेंडा सेट कर दिया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाषण से साफ हो गया है कि अगले चुनाव में परिवारवाद को लेकर पार्टी की रणनीति क्या रहेगी। राजस्थान में भले ही मोदी के चेहरे पर चुनाव लड़ा जाएगा, लेकिन एमपी में चेहरा शिवराज होंगे, इस पर कोई संशय फिलहाल तो नहीं है। प्रदेश की बूथ विस्तारक योजना पर भी केंद्र ने मोहर लगा दी है, जिसने प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा का कद बढ़ाया है। तो अटेंशन में इन्हीं तमाम मुद्दों पर हम चर्चा करेंगे, लेकिन उसके पहले देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। केंद्र की भाजपा सरकार के, एनडीए सरकार के 8 वर्ष पूरे हो रहे हैं। ये 8 वर्ष संकल्प के रहे हैं, सिद्धियों के रहे हैं। ये 8 वर्ष सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण को समर्पित रहे हैं। मोदी सरकार के 8 साल 26 मई को पूरे हो रहे हैं, जबकि केंद्र की मौजूदा एनडीए सरकार के 3 साल भी पूरे हो जाएंगे। सरकार की 8 साल की कामयाबी को किस तरह जनता तक पहुंचाना है, ये भी तय हो गया है। साथ ही लोकसभा चुनाव 2024 और कई राज्यों में आगामी चुनाव के लिए प्लान भी फिक्स हो गया है। ये सब हुआ है राजस्थान में चले बीजेपी के चिंतन शिविर में। 30 मई से 14 जून तक 15 दिन सभी केंद्रीय मंत्री और प्रमुख नेताओं के प्रवास यानी जिलों के दौरे तय किए जाएंगे। बीजेपी पदाधिकारियों की बैठक में राष्ट्रीय संगठन महामंत्री के साथ सभी राज्यों के प्रदेश संगठन महामंत्रियों की बैठक भी रखी गई। राष्ट्रीय संगठन महामंत्री बीएल संतोष ने राज्यों और जिलों में संगठन की मजबूती के लिए टीम, टूल, ट्रेनिंग, प्रोग्राम इश्यू को जरूरी बताया है। वहीं पार्टी के विजन और जारी किए गए 3 वक्तव्यों के आधार पर वर्किंग के लिए संगठन महामंत्रियों को निर्देश दिए जा रहे हैं। खास बात यह है कि 2024 के लोकसभा चुनाव और 2022-23 के आगामी राज्यों के विधानसभा चुनाव की तैयारी साथ साथ करने का फैसला बीजेपी ने लिया है। संगठन महामंत्रियों को संगठनात्मक गतिविधियां तेज करने, देश भर में बूथ स्तर तक केंद्र की मोदी सरकार के 8 साल सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण नाम के कार्यक्रम चलाने, जनता की सेवा के लिए अलग अलग कार्यक्रम आयोजित करने, 2024 लोकसभा चुनाव के मद्देनजर जिन बूथों पर पार्टी कमजोर स्थिति में है, वहां वीक बूथ कमेटी बनाकर बूथों को मजबूत करने की स्ट्रेटजी तैयार की जा रही है। मंथन के दौरान बीडी शर्मा ने भी राष्ट्रीय पदाधिकारियों के बीच मध्य प्रदेश बीजेपी के कामकाज की जानकारी भी इसे लेकर एक उन्होंने प्रेजेंटेशन दिया। इसमें प्रदेश संगठन द्वारा चलाए जा रहे अभियान और संगठन की योजनाओं को लेकर जानकारी दी गई। इसमें मध्य प्रदेश में बूथ विस्तारक योजना और बूथ डिजिटलाइजेशन के काम को राष्ट्रीय पदाधिकारियों की बैठक में सराहा गया। राजस्थान में जो बैठक रही वो हमारे राष्ट्रीय पदाधिकारियों की बैठक थी और उसमें माननीय प्रधानमंत्री जी, उनका मार्गदर्शन हमारी पार्टी को मिला और माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को भी मार्गदर्शन मिला था, जिसमें आगामी रूपरेखा तय की गई। और माननीय प्रधानमंत्री जी ने तो ये भी कहा कि अगले 25 वर्ष के लिए हमारी भारतीय जनता पार्टी की कार्य योजना बनना चाहिए। माननीय प्रधानमंत्री जी ने हमेशा परिवारवाद को ये कहा है डायनेस्टिक डेमोक्रेसी, और डायनेस्टिक डेमोक्रेसी एक टर्मिनोलॉजी है। डायनेस्टिक डेमोक्रेसी किसी भी देश के अंदर वो एक दीमक का काम करती है, लोकतंत्र के अंदर दीमक का काम करती है। जैसे डायनेस्टिक डेमोक्रेसी की बात करें तो नेहरू परिवार जो है हमारे यहाँ डायनेस्टिक डेमोक्रेसी का प्रतीक है, और कांग्रेस ने और देश का लोकतंत्र का नुकसान ही किया है, देश का नुकसान ही किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी पदाधिकारियों को वर्चुअल संबोधित किया। मोदी ने कहा, आजादी के बाद से ही वंशवाद और परिवारवाद ने देश का भयंकर नुकसान किया। परिवारवादी पार्टियों ने देश में भ्रष्टाचार को, धांधली को, भाई भतीजावाद को, इसी को आधार बनाकर बहुत मूल्यवान समय बर्बाद किया। ये परिवारवादी पार्टियां आज भी देश को पीछे ले जाने पर तुली हुई हैं। इसने भी साफ कर दिया है कि प्रदेश में टिकट वितरण में किन चीजों का ध्यान रखा जाएगा। अब बीजेपी की इस पूरी कवायद पर कांग्रेस का क्या कहना है, जरा ये भी सुनिए। भारतीय जनता पार्टी हो चाहे प्रधानमंत्री मोदी, यह लोग सत्ता को लेकर इतने पॉजिटिव और इतने लालची हो चुके हैं कि हमेशा चुनावी मोड में रहना
और जनता के असल मुद्दों को दरकिनार करना अब इनकी आदत बन चुकी है। लगातार वंशवाद की बात उठाना, लगातार अलग अलग मोर्चों पर सत्ता पर कैसे काबिज हुआ जाए उसके लिए रणनीति बनाना, ये उनकी आदत में अब शुमार हो चुका है। वंशवाद की यदि बात करते हो तो क्या भारतीय जनता पार्टी में वंशवाद नहीं है? अगर मध्य प्रदेश की बात करें तो चाहे विश्वास सारंग हो, चाहे आकाश विजयवर्गीय हो, चाहे सुरेंद्र पटवा हो, चाहे दीपक जोशी जैसे नेता हो, मध्य प्रदेश के अंदर लगातार वंशवाद को भारतीय जनता पार्टी ने बढ़ावा दिया है। बीजेपी ने तो अभी से 2023 और 2024 के चुनावों का एजेंडा सेट कर लिया है। अब कांग्रेस इसकी काट क्या खोजती है, इस पर भी निगाहें होंगी। ब्यूरो रिपोर्ट, अनादि टीवी। तो राजस्थान की इस बैठक और प्रधानमंत्री के इस भाषण के मायने क्या, इसी को समझेंगे वरिष्ठ पत्रकार दिनेश गुप्ता जी से और हमारे सहयोगी ब्रजेश चौकसे के साथ। बहुत स्वागत है दिनेश जी आपका अनादि टीवी में। और वंशवाद को लेकर तो प्रधानमंत्री लगातार मुखर रहते हैं, हमले करते रहते हैं, कोई मौका नहीं छोड़ते हैं। लेकिन चूंकि मध्य प्रदेश, राजस्थान और तमाम सारे पदाधिकारी इस बैठक में बुलाए गए थे, तो मध्य प्रदेश के कम से कम आधा दर्जन नेताओं के लिए तो बुरी खबर है वंशवाद को लेकर, चाहे वो गोपाल भार्गव हो, कैलाश विजयवर्गीय हो, गौरीशंकर सेजवार हो, जयंत मलैया हो, और एक तरह से सिंधिया के लिए भी संकेत। और क्या वाकई में जो प्रधानमंत्री कह रहे हैं उसको मध्य प्रदेश में आप लागू होता देख रहे हैं? मनोज जी, आपने खुद ही सारे सवालों के जवाब दे दिए। आज भारतीय जनता पार्टी की समस्या क्या है? जो आप देखिए कि 1980 में पार्टी औपचारिक तौर पर भारतीय जनता पार्टी के तौर पर आई। इन 40-42 सालों में भारतीय जनता पार्टी में भी एक ऐसी पीढ़ी आ गई जो जिनके माता पिता भारतीय जनता पार्टी में सक्रिय थे और उनके पुत्र या प्रपोत्र जो है वो राजनीति में सक्रिय हो गए और वो भी दावेदार थे। कांग्रेस में तो चूंकि बहुत पुरानी पार्टी है इसलिए वो परंपरागत तरीके से चला आ रहा है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी में यदि ये इसे नहीं रोका गया तो फिर आप नेहरू जी के परिवारवाद पर या इंदिरा गांधी के परिवारवाद पर आप आरोप नहीं लगा पाए। तो जब आप एक उंगली दूसरे पर उठाते हैं तो 4 उंगली हमारी ओर इशारा भी करती हैं। तो यदि आपको 4 उंगलियों का इशारा अपनी तरफ आने से रोकना है तो फिर आपको जो है सुधार भी करना पड़ेगा। उसी दिशा में तो परिवारवाद को लेकर लगातार प्रधानमंत्री कह रहे हैं। लगभग अब जो है 1 साल के करीब ये हो चुका है और जो जहां जिन राज्यों में चुनाव हो रहा है वहां वो कोशिश भी कर रहे हैं कि टिकट इसके आधार पर ना दिए जाए। लेकिन ये एक खतरा भी है, ऐसा नहीं है कि मनोज जी इससे जो बिल्कुल दोनों पहलू होंगे जी, दोनों पहलू होंगे। क्योंकि जब एक परिवार की निष्ठा, उसका जो श्रम है या उसका जो जिस तरह का समर्पण है उसने जो पार्टी को दिया है, यदि उसको आप घर बिठा देंगे तो उसकी भी पीड़ा कहीं ना कहीं तो उजागर होगी। वो क्या पार्टी के लिए लाभदायक है क्या ऐसी स्थितियां? तो कोई ना कोई आपको पार्टी को एक रास्ता निकालना पड़ेगा कि परिवारवाद को हम चुनावी राजनीति से कितना अलग रख सकते हैं। ये ज्यादा उनका फोकस होगा कि परिवार भी रहे और चुनावी राजनीति भी चलता रहे, दोनों का कोई तालमेल ना हो। मुझे लगता है इसके बारे में देर सवेर हमारे सामने बहुत सारी तस्वीर आएगी और अभी भी है। कैलाश विजयवर्गीय जी महामंत्री है और उनके पुत्र विधायक है। ऐसे अलग अलग आपको पदाधिकारी दिख जाएंगे। एक तो एक छोटा सा एग्जांपल मैंने दिया तो सिंधिया केंद्र में मंत्री है, यशोधरा भुआ राज्य में मंत्री हैं। सिंधिया का केस तो हम इसलिए क्योंकि तो बाद में आए हैं। आप देखिए एक वसुंधरा राजे और यशोधरा राजे आप कह सकते हैं दोनों अलग अलग राज्यों में हैं। तो वो अलग राज्यों में इसलिए, लेकिन वहां भी वसुंधरा के बेटे सांसद हैं दुष्यंत। हाँ, ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं। यदि आप इस तरह की राजनीति करेंगे तो ये भारतीय जनता पार्टी के लिए भी ऐसा नहीं जो है आत्मघाती हो सकता है और उनके लिए सकारात्मक परिणाम ही मिलेंगे। ये हम आज दावे के साथ नहीं कर सकते क्योंकि आज का जो माहौल है वो परिवारवाद पर वोट नहीं डल रहा है। आज जिस तरह का हम अलग अलग राज्यों में माहौल देख रहे हैं, चाहे वो ज्ञान वापी का मामला हो या ताजमहल का मामला हो, तो दिशा ही राजनीति की बदली हुई है। इस राजनीति की दिशा में आप कोई भी एजेंडा मार्केट में फेंक दीजिए, कह दीजिए हमारा ये एजेंडा सफल होगा। लेकिन एक और खतरा है ना दिनेश जी, हम देख रहे हैं कि जो पार्टी को युवा बनाने की एक जिद या सनक कहें हम, कि एक क्राइटेरिया आपने बता दिया कि प्रदेश अध्यक्ष इस उम्र का होगा, जिला अध्यक्ष इस उम्र के होंगे, मंडल अध्यक्ष इस उम्र का होगा,
इतनी उम्र वालों को मार्गदर्शक मंडल में भेज देंगे, इतनी उम्र वालों को हम पार्षद या महापौर का टिकट देंगे। तो जो आपने बात की अनुभव की, तो सारा अनुभव अगर आप घर बैठा देंगे तो केवल बाकी युवाओं के सहारे क्या नैया पार कर पाएंगे, क्योंकि उसका दुष्परिणाम 2018 में देख भी लिया है। आपने 2014 में देखा था कि लालकृष्ण आडवाणी जी को जो है आप संरक्षक मंडल में आपने बैठा दिया था, तो मुरली मनोहर जोशी, बिल्कुल उनका रिप्लेसमेंट क्या सामने आया? कोई सामने आया रिप्लेसमेंट? आप मुरली मनोहर जोशी का कोई रिप्लेसमेंट नहीं आया। अरुण जेटली साहब का निधन आग हो गया, उनका कोई रिप्लेसमेंट पार्टी के सामने नहीं है। तो पार्टी की जो समस्याएं, राष्ट्रीय स्तर की समस्याएं अलग हैं, अलग अलग राज्यों में जो समस्याएं वो अलग हैं। यदि हम राष्ट्रीय स्तर की राजनीति में देखें, यदि इसको हम एप्लीकेबल करेंगे तो कहीं ना कहीं अनुभवी आदमी को प्रधानमंत्री बनाएंगे। अनुभवी आदमी को जब आप प्रधानमंत्री बनाएंगे तो प्रतिस्पर्धा कम होगी। तो पार्टी के भीतर भी कहीं ना कहीं वो प्रतिस्पर्धा कम करने के लिए भी जो है नीतियां और रणनीतियां बनती हैं। तो जो नीति निर्धारक होते हैं वो सुरक्षा कवच अपने इर्द गिर्द बनाते हैं। तो ये हर राजनीतिक दल में होता है और हर राजनेता करता है। एक खोल तैयार कर लेते हैं और जिससे वो निकलना नहीं चाहते हैं। तो ब्रजेश जी, एक और चीज़ है, खोल की बात करेंगे हम, वंशवाद की बात करें कि कांग्रेस की परेशानी, हमने उनके प्रवक्ता को सुना कि उनका तो कोई नाम नहीं लिया है और उनका अपना एक सिस्टम है, बीजेपी का अपना एक सिस्टम है। बीजेपी में तमाम सारे हमने उदाहरण देखे कि उत्तर प्रदेश से राजनाथ सिंह हो या उनके बेटे पंकज हों, जो 1.5 लाख वोट से जीतते हैं, लेकिन मंत्री भले नहीं बनाते लेकिन विधायक हैं, लेकिन कई सारे नेता पुत्रों को टिकट नहीं मिलता है। तो मध्य प्रदेश में तो वंशवाद का जो खतरे हैं अपनी जगह हैं। बाकी जो चीज़ें निकल कर आई उत्तर प्रदेश की, ठीक है आपने बूथ सिस्टम की आपने सराहना कर दी है, लेकिन अकेले उसी एक सिस्टम से क्या मध्य प्रदेश में आप जीत दिला सकते हैं पार्टी को? और कुछ भी तो करना होगा आपको। निश्चित तौर पर मनोज जी, एक कोई रणनीति से आप सफल नहीं हो सकते, उसके लिए आपको संपूर्ण रणनीति बनाना चाहिए। और जिस तरह से बात हुई थी, हम जयपुर के मंथन की बात कर रहे हैं बीजेपी की, कि वो अलग अलग राज्य की रणनीति बनाएंगे। हर राज्य की उनकी स्ट्रेटजी अलग होगी, मध्य प्रदेश की अलग होगी, छत्तीसगढ़ की अलग होगी। और जो 151 सीटें हैं, 12 राज्यों में चुनाव होना है इस साल, गुजरात में होना है, हिमाचल प्रदेश में होना है, फिर राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ के सहित 9 राज्यों के चुनाव होना है, जहाँ 151 सीटें आती हैं विधानसभा की, लोकसभा की माफ जी। तो उसके हिसाब से रणनीति, और ये भी तय हुआ कि फेस तो मेन मोदी जी का ही रहेगा राजस्थान में भी। मध्य प्रदेश में जरूर डबल इंजन की सरकार हम आगे भी देख सकते हैं, डबल इंजन की सरकार तो सब जगह ही है, लेकिन डबल चेहरे हो सकते हैं मध्य प्रदेश में। तो जिसकी बात जो कह रहे हैं लगातार के जो बूथ उनके कमजोर हैं, उस पर उनकी रणनीति बनी कि जो बूथ कमजोर थे वहाँ बूथ को मजबूत करने के लिए एक कमेटी बनेगी बाकायदा। और जो बूथ विस्तार की जो तारीफ की आप बात कर रहे हैं मध्य प्रदेश की हुई है, वो वहाँ की जगह भी लागू करने की बात हुई है। तो जो रणनीति तो बनाई है, तो एक रणनीति जो हम कह रहे हैं परिवारवाद का, वंशवाद का, ये तो एक मैसेज दिया है मोदी जी ने। उन्होंने ये भी कहा है कि 25 साल तक आपको शांत नहीं बैठना, हमें 25 साल का रोड मैप बनाना है। हम वैसा नहीं चाहते हैं जैसा कांग्रेस सोचती थी कि हाँ लोगों को भरोसा नहीं था सरकार पर भरोसा हुआ है तो हम देश को पूरी दुनिया में नंबर 1 बनाना चाहते हैं। एक जो मैसेज दिया है उसमें कहा कि परिवारवाद, वंशवाद ये सबसे बड़ा खतरा है लोकतंत्र के लिए, और कांग्रेस ने इसको बढ़ावा दिया। तो एक तरह से कांग्रेस पर हमला किया है। लेकिन हमने देखा है मध्य प्रदेश में भी, देखिए आप नंदू भैया के बेटे का टिकट काट दिया आपने यहाँ भी टिकट काटे हैं। चाहे आप देखिए कि जयंत मलैया के बेटे को टिकट नहीं दिया आपने, गोपाल भार्गव के बेटे को टिकट नहीं दिया। लेकिन यदि कैलाश विजयवर्गीय के बेटे को टिकट दिया है आपने, तो कैलाश विजयवर्गीय को आपने, जो दिनेश जी भी कह रहे थे, आपको चुनावी राजनीति से आपको कुछ ऐसा फार्मूला निकालना पड़ेगा कि चुनावी राजनीति से दूर करना पड़ेगा। आपने देखा कि मुदित सेजवार को आपने टिकट दिया तो गौरीशंकर सेजवार का टिकट काट दिया था जी। और अब एक और रणनीति उन्होंने बनाई है कि फिर 15 दिन के लिए केंद्रीय मंत्री होंगे, प्रमुख वरिष्ठ नेता होंगे बीजेपी के, वो फिर जाएंगे जिला मुख्यालयों पर और मोदी के 8 साल के कार्यकाल को और राज्य की जो उपलब्धियां हैं वो बताएंगे। लाभार्थियों तक कैसे पहुंचेंगे उनके कार्यकर्ता, हर लाभार्थी से संपर्क करने की जो रणनीति बनी है उसमें वीक बूथ कमेटी बनेगी। जो कमजोर हैं, जो उनके बूथ, उनको पन्ना प्रमुखों की जो बैठक हुई है, हमने देखा प्रदेश संगठन महामंत्रियों की बैठक हुई, अलग अलग राज्य की अलग अलग रणनीति बनी है बाकायदा। तो जो बीजेपी की जो रणनीति रहती है मनोज जी, वो संपूर्ण रूप से रहती है चारों तरफ से। जो हार की भी समीक्षा होगी, बाकी राज्यों में भी चुनाव हुए, वहाँ क्या हालात थे, उत्तर प्रदेश को छोड़ के आप पंजाब की भी बात हुई है और उत्तर प्रदेश की भी बात हुई कि वहाँ कौन सी रणनीति सफल रही। तो संपूर्ण एक रणनीति के साथ मैदान में उतरने की तैयारी है।
तो निश्चित तौर पर आप देखेंगे कि जब रणनीति बना के बीजेपी उतरती है, अपने कार्यकर्ताओं को काम देती है कि किस तरह से आप लाभार्थी तक पहुंचो, एक वोट बैंक अपना लाभार्थी जिसकी के रूप में मजबूत कर रही है, जिसकी तारीफ कमलनाथ भी तारीफ कर रहे हैं कि उनके हर कार्यकर्ता को पता होता है कि चुनाव कैसे जीता जाता है, कैसे लड़ा जाता है, और जो वरिष्ठ नेता, जो केंद्रीय आलाकमान हो या प्रदेश आलाकमान है, जो मैसेज देता है वो कार्यकर्ता समझ जाता है, उसको हर कार्यकर्ता को ट्रेंड करने की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन आप देखिए ट्रेनिंग कैंप भी चल रहे हैं, बाकायदा मंडल स्तर पर ट्रेनिंग कैंप लगाने की बात हुई है कि अपने कार्यकर्ताओं को किस तरह से मजबूत किया जाएगा। तो ये पूरी रणनीति जो बनी है वहां पे जयपुर में, तो ये निश्चित तौर पर आपको और आपके मतलब बीजेपी के लिए फायदेमंदी साबित होगी, और उस रणनीति के अनुसार काम होगा तो बीजेपी के जो हारने की जो संभावना है या जो माइनस एंटी इनकम्बेंसी की बात है उसको दूर करने की जो रणनीति बनी है वो कहीं ना कहीं कारगर होते दिखती है। मनोज जी, आप देखिए कि उन्होंने जयपुर में क्यों किया, वो चाहते तो मध्य प्रदेश में कर सकते थे, लेकिन कांग्रेस ने जयपुर में किया। कांग्रेस को मध्य प्रदेश में करना चाहिए थे, जो आपके राज्य खो चुके हैं वहां आप एक माहौल बनाते तो फायदा होता। लेकिन बीजेपी ने जिस राज्य में उनकी सरकार नहीं है वहां पे एक तरह से माहौल बनाया तो राजस्थान सरकार को चुनौती, वसुंधरा को भी एक संकेत देने की कोशिश हो। लेकिन दिनेश जी, एक और चीज हम देख रहे हैं कि गरीब कल्याण योजनाओं पर फोकस की बात की, और हमने देखा उत्तर प्रदेश के चुनाव में एक लाभार्थी वर्ग था जिसने बीजेपी को वोट दिया, सरकार बनी। तो जिस प्रकार से हम देख रहे हैं महंगाई लगातार बढ़ती जा रही है, और जो गरीबों को जो मुफ्त अनाज की योजना केंद्र सरकार की ओर से लगातार जारी है, यूक्रेन युद्ध के बाद गेहूं का एक्सपोर्ट रोक दिया गया शायद इसी कड़ी में, तो एक संकेत उन्होंने दे दिया है कि अपर मिडिल क्लास या मिडिल क्लास की चिंताओं से ऊपर निकलकर वो उन लोगों पर फोकस कर रहे हैं जो गरीब है, जिनको वो अपना हितग्राही मान रहे हैं, जिनको लाभार्थी मान रहे हैं, और उसके वोट के सहारे उनको उम्मीद है कि हमारी चुनावी नैया पार हो जाएगी। और शायद इसीलिए मिडिल क्लास की कोई चिंता उनके पूरे भाषण में नजर नहीं आई। और इस बैठक में एक मंत्र भी दिया, सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण। बिल मनोज जी, जयपुर की बैठक से पहले एक बैठक दिल्ली में हुई थी। वैसे मैं आपको रोक रहा हूँ दिनेश जी, क्योंकि महंगाई की बात की, एक बड़ी खबर बता दें कि सरकार ने एक्साइज ड्यूटी खत्म कर दी है, कम कर दी है, और पेट्रोल 9.5 रुपए सस्ता कर दिया है, और डीजल 7 रुपए। तो कह सकते हैं कि महंगाई के मोर्चे पर एक बड़ी खबर आ गई है। ये भी एक चुनावी रणनीति का हिस्सा है। और गैस 200 रुपए। जी, मैं यही बता रहा था कि दिल्ली में इसके पहले एक बैठक हुई थी जिसमें आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी के लोग थे। वो मध्य प्रदेश के संदर्भ में मध्य प्रदेश के लिए हुई थी, अलग अलग राज्यों की बैठक हुई। उसके बाद हमने देखा कि ज्ञान वापी जैसे बहुत सारे मुद्दे अचानक जो है देश के परिदृश्य पर आ गए, और एक ऐसा माहौल क्रिएट हुआ कि हमने अभी जो आज तस्वीर देखी कि नीमच में एक बुजुर्ग को के साथ मारपीट हो रही है। तो ये कहीं ना कहीं वो जो मुद्दा, जिस एजेंडा सेट करने की बात है, तो एजेंडा वहां सेट हो गया। अब ये जो बूथ वाली बात है, आप देखिए भारतीय जनता पार्टी अपनी स्थापना से आज तक एक बूथ 10 यूथ पर काम कर रही थी, लगातार कर रही थी, और आज भी उसी बूथ पे काम कर रही है। तो ये उनका जो है ये निरंतर चलने वाले कार्यक्रम है, क्योंकि बूथ के जब भी ऐसा नहीं है कि उनके हमेशा बूथ मजबूत रहते हैं, उसके बाद भी वो सीटें हार जाते हैं क्योंकि एंटी इनकम्बेंसी रहती है। और एंटी इनकम्बेंसी कम करने के लिए आपका ऐसा माहौल आप बनाएं, क्योंकि 2018 के रिजल्ट आपको कई बार डरा देते हैं, भारतीय जनता पार्टी को डरा देते हैं। डर भी बहुत बड़ी चीज होती है राजनीति में, कि आप एक साथ डर अच्छा भी होता है क्योंकि आम आदमी का भला हो जाता है। एक साथ यदि आप 3 हिंदी भाषी राज्यों में आपकी सरकार चली जाती है, जहां आपका सबसे बड़ा जनाधार होता है, तो फिर आगे के लिए सतर्कता बहुत जरूरी होती है। तो हम देखते हैं ना कि छुटपुट यहाँ विधायक चला गया, यहाँ जो है सरकार बदल गई। तो ये भी एक निरंतर चलने वाली रणनीति, क्योंकि जब कांग्रेस मुक्त आपको करना है तो कांग्रेस के जनाधार वाले नेताओं को आप ले आइए, तो वो जो है उससे भी कांग्रेस कमजोर होगी। ये उनकी एक रणनीति है। तो इनके जो हितग्राही मूलक कार्यक्रम है, आप याद करिए मनोज जी, ये तो मध्य प्रदेश में जो चीजें अपनाई जा चुकी हैं, आज मोदी जी हो या भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय स्तर का नेतृत्व उन्हीं पर बात कर रहा है। जो शिवराज जी की जो रणनीति थी, जिन पर उन्होंने लगातार चुनाव जीता, 2008 का जीता, 2013 का जीता, 18 में वो मिस कर गए, लेकिन उन्होंने हितग्राही को ही भारतीय जनता पार्टी का वोटर बनाया। आज भी यदि वो खिलौने इकट्ठे करने निकलेंगे तो अगले 10 साल का वोटर तैयार कर रहे हैं, वो 10 साल का अगला वोटर तैयार कर रहे हैं। आज यदि वो अलग तरह के, जैसे लाडली लक्ष्मी पॉइंट जो उन्होंने 2.0 चालू किया है, तो वो उनका वोटर है अगले चुनाव में।
उसको बिल्कुल। फोकस कर रहे हैं। ये जो रणनीति है इसकी चर्चा कम होती है, लेकिन वही भारतीय जनता पार्टी का मजबूत जनाधार है और शिवराज जी उसको बखूबी जानते हो। और शिवराज जी मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी में इस तरह की रणनीति के लिए उससे अच्छा मॉडल कोई हो नहीं सकता। लेकिन दिल्ली वाले उसकी रीपैकेजिंग करके शायद बाकी राज्यों में बेच रहे हैं और उस पर शिवराज की जगह मोदी का ठप्पा लगा दिया, तो उनको लग रहा है कि शायद ये बड़ा ब्रांड हो गया है, वो ब्रांड नेम चेंज करके उसकी ज़्यादा पब्लिसिटी हासिल कर सकते हैं। मनोज जी, जो बात शुरू हम परिवारवाद की जब कर रहे थे, जी। तो जब व्यक्तिवादी राजनीति होती है, व्यक्ति जब बड़ा हो जाता है तो परिवार फिर सामने आने लगती है। यदि नेहरू जी बहुत बड़े नेता नहीं होते, इंदिरा गांधी बहुत बड़ी नेता नहीं होती, तो उनके भी जो है परिवार के लोग राजनीति में नहीं आते। ये जो व्यक्ति का चेहरा जब राजनीति में बड़ा कर देंगे तो ये समस्याएं हर उस दल में आएंगी जो इससे बचने की क्या दावा करता है, वहां आएंगी, किसी ना किसी रूप में आएंगी। तो इसलिए आप देख रहे हैं रीपैकेजिंग हो रही है, तो वो व्यक्तिवादी राजनीति की तरफ हो रही है। बिल्कुल। और देखिए इसके बाद कई प्रधानमंत्री बने ने कि उनके परिवार को आप देख लीजिए, सिर्फ एक परिवार को छोड़कर। तो वो एक ये भी है ना, तो जी जी दिनेश जी। ये मैं कह रहा हूं कि व्यक्ति होता है, तो जब व्यक्ति बड़ा हो जाता है तो फिर परिवार तो उसके पीछे चलने लगता है। वो भी चाहता है कि अब ये जो विरासत है इसको मैं समेट लूं। लेकिन एक बात और भी है ना मनोज जी, दिनेश जी, कि बीजेपी का कोई अपना वोट बैंक नहीं था, उसको ब्राह्मण बनियों की पार्टी कहा जाता था। कांग्रेस का तो अपना एक वोट बैंक ही था, उसके पास दलित थे, उसके पास मुस्लिम थे, उसके पास आदिवासी थे, लेकिन कहीं ना कहीं ये छिटक कर तो आए हैं, एक लाभार्थी के माध्यम से ही आए, तो उसने एक अपना नया वोट बैंक खड़ा किया है बीजेपी ने। शायद वो उसको और मजबूत करना चाहती कि उसका पक्का वोट बैंक बन जाए, हितग्राही के नाम से ही बन जाए, लाभार्थी के नाम से ही बन जाए, बाकी को और उसमें पैठ भी लगाने की कोशिश कर रही है कि वो यदि कांग्रेस का कोई वोट बैंक है, यदि एक मुस्लिम वोट बैंक को छोड़ दिया जाए तो आदिवासियों में पैठ जमाने की कोशिश करती है, वो दलितों में पैठ जमाने की कोशिश करती है, तो वो छीनने की कोशिश भी कर रही है और अपना एक वोट बैंक भी बनाने की कोशिश कर रही है। बिल्कुल बिल्कुल ब्रजेश जी, क्या है कि ये उत्तर भारत की राजनीति एक अलग तरह की राजनीति है। उत्तर पूर्व में जब हम जाते हैं, दक्षिण भारत में हम जाते हैं, तो ये राजनीति हमको नजर नहीं आती। यहाँ जो राजनीति का जो हितग्राही का तो केवल एक नाम है। यदि आप देखेंगे कि उत्तर प्रदेश में जो राजनीति जिस तरह से चुनाव जीता है, भारतीय जनता पार्टी पहली बार लगातार दूसरी बार सरकार में आई है, तो वहां व्यक्ति जो उनके हितग्राही मूलक योजना के अलावा कहीं ना कहीं हिंदू मुस्लिम कार्ड भी रहा है, और ये उत्तर भारत में ही असर करता है। आपको यदि दक्षिण भारत के राज्यों में जाएंगे तो वहां तो छोटे छोटे राजनीतिक दल है, वहां तो परिवार ज्यादा मजबूत हैं, और वहां भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस का मुकाबला नहीं होता। ये जो लड़ाई है सबसे ज्यादा लोक सीट उत्तर भारत में है, और उत्तर भारत में ही सीधा कांग्रेस से मुकाबला है। यदि कांग्रेस को उत्तर भारत में कमजोर कर दिया जाए तो फिर वो राष्ट्रीय स्तर पर बड़ी पार्टी नहीं बनेगी, केवल भारतीय जनता पार्टी बड़ी पार्टी रह जाएगी। और शायद बीजेपी को ये समझ में आ रहा होगा कि उत्तर भारत में जिस प्रकार की जाति की राजनीति, खासतौर से बिहार या उत्तर प्रदेश में, तो शायद हिंदुत्व के सहारे उसकी काट निकालने की कोशिश, क्योंकि मध्य प्रदेश में भी हम देख रहे हैं कि 2 चुनाव तक दलित और आदिवासी बीजेपी के साथ जाता है, लेकिन 2018 में जब वो झटका देता है तो हम देख रहे हैं लगातार जब से सरकार बनी 2-2.25 साल हो रहे हैं मध्य प्रदेश में, तो आदिवासी कैसे साधें, ओबीसी कैसे साधें और दलित कैसे साधें, पूरा फोकस सरकार का उसी पर है, और कांग्रेस भी उसी रणनीति पर काम कर रही है। और शायद ये डर भी है, ये चिंता भी है। देखिए, अलग अलग तरह की उन्होंने प्रयास करते हैं, फिर अंततः आ कहां जाते हैं, पूरे हार्डकोर हिंदुत्व पर। आप जो है रानी अवंतीबाई को लेके ओबीसी का कार्यक्रम भी करते हैं, आप शंकर शाह का भी कार्यक्रम करते हैं, टंटिया मामा का भी करते हैं, अंबेडकर जयंती पर भी कार्यक्रम करते हैं। लेकिन जो वोट, जो अभी ब्रजेश जी बात कर रहे थे कि जो कांग्रेस का कमिटेड वोटर है उत्तर भारत में, वही तो है SC ST और माइनॉरिटी। जहां उत्तर भारत की लड़ाई है उसी कमिटेड वोटर की है। यदि उत्तर भारत में कांग्रेस को नुकसान किया इस वोटर में, तो मायावती ने नुकसान किया, और हिंदी भाषी राज्यों में सबसे ज्यादा नुकसान किया। मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा आदिवासी है, यहाँ आदिवासी वोटों के विभाजन ने नुकसान किया। तो ये जो जिस तरह की उनकी रणनीति है वो एक अलग तरह की रणनीति, जब ये नहीं चलती है तो फिर एक हिंदू मुस्लिम कार्ड होता है, जो हम देखते हैं ना कि मध्य प्रदेश में भोपाल के पार आप चले जाइए, रायसेन से जैसे आप निकलेंगे तो झाबुआ तक एक अलग पट्टी, एक अलग तरह का माहौल आपको दिखेगा, लेकिन वो बिंद में नहीं दिखाई देगा, वो बुंदेलखंड में दिखाई नहीं देगा, वो ग्वालियर चंबल में दिखाई नहीं देगा, क्योंकि वहाँ हिंदुत्व की लड़ाई नहीं होती, वहाँ जाति की लड़ाई होती है। बिल्कुल। तो खास तौर से अगर मध्य भारत की बात करें हम और मालवा अंचल की, वहाँ के मुद्दे अलग दिखते हैं, और जो जाति की राजनीति की हम बात कर रहे हैं वो हम विंध्य में ज्यादा देखते हैं या ग्वालियर चंबल में। यही तो मध्य प्रदेश की खूबी है कि इसमें राजनीतिक विविधता भी है।
अलग अलग रीजन में अलग अलग जो रिजल्ट आता है कि कभी कहते हैं कि बुंदेलखंड पूरा जो है भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में चला गया, और कभी मालूम पड़ता है कि समाजवादी पार्टी वहां कुछ जो है अच्छी पोजीशन में आ गए कुछ विधायक। तो यहाँ क्या है कि अलग अलग लोग, व्यक्ति भी बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, क्योंकि जो हमेशा जिस राजनीति को इग्नोर किया जाता है वो है क्षत्रिय राजनीति। इन सबको ऑपरेट करने वाली है राजपूतों की राजनीति और क्षत्रियों की राजनीति। बिल्कुल, तो शायद ये खूबसूरती है, शायद राजनीतिक दलों का संकट है। बहरहाल अब समय इजाज़त नहीं दे रहा, इसलिए चर्चा को यहीं विराम देना होगा। तो निश्चित तौर पर एक रणनीति बीजेपी ने जरूर बनाई है, लेकिन कई सारे नेताओं के लिए खतरे की घंटी है। लेकिन जब आपको संगठन को आगे बढ़ाना हो, मजबूत करना हो, तो कुछ ऐसे फैसले लेना पड़ते हैं कि जिसके दूरगामी असर आपको देखने के लिए इंतजार करें। तो शायद इसी रणनीति पे बीजेपी काम कर रही है। तो दो मोर्चे काम कर रही है। एक वो एक नई युवा पीढ़ी को संदेश दे रही है कि अगर आप मेहनती हैं तो फिर परिवारवाद के मुकाबले आपकी सीटें मजबूत रहेंगी या आपकी सीटें पक्की रहेंगी, परिवारवाद के कारण आपका टिकट नहीं कटेगा। और दूसरा संदेश विरोधी दलों के लिए भी है कि आप वंशवाद की राजनीति जो कर रहे हैं उसको लेकर बीजेपी उन पर हमेशा हमलावर रहेगी। तो या तो आप उस वंशवाद की राजनीति से पीछा छुड़ाइए या फिर बीजेपी के ट्रैप में फंसते रहिए। तो अटेंशन में आज इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त और आप देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।